Hello everyone, welcome to KC Nandan Academy. I'm here with the new topic that is guardianship. आपको तीसरा एक्ट हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, मैंने आपसे कहा था 4 एक्ट हम हिंदू लॉज में पढ़ेंगे. हमारे पास तीसरा एक्ट है दैट इज़ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956. ठीक है, देखिए गार्जियनशिप जो एक्ट आया है हमारे पास ऑलरेडी एक सेकुलर लॉ था गार्जियंस इन वार्ड्स एक्ट का. जस्ट एक सेकेंड. गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1860 हमारे पास एक सेकुलर लॉ था. ऐसा नहीं था कि इंडिया में गार्जियनशिप का एक्ट नहीं था. 1860 हाँ हिंदू लॉज में नहीं था, लेकिन हमारे पास इंडिया एक सेकुलर लॉ था कि जिस पे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पर ही वो अप्लाई होता था. ठीक है, एक सेकुलर लॉ है. तो हमारे पास लेकिन हिंदू लॉज में नहीं था. हिंदू लॉज में स्पेसिफिकली गार्जियनशिप के ऊपर कॉन्सेप्ट लाने के लिए इसको इनैक्ट किया गया 1956 में. ठीक है, गार्जियनशिप देखिए एक कॉन्सेप्ट है आपके पास, आपने सुना होगा, टर्म सुनी होगी, कस्टडी. ठीक है, कस्टडी और गार्जियनशिप में फ़र्क है. कस्टडी इज़ मोर ऑफ अ टेम्परेरी नेचर. ठीक है, जब हम लोग जैसे कि परमानेंट उसकी बात करते हैं, जो गार्जियनशिप होती है वो परमानेंट नेचर की होती है. ठीक है, तो गार्जियनशिप परमानेंट नेचर की है. तो जैसे अगर जैसे आप अप्लाई करते हैं गार्जियनशिप के लिए, जब अप्लाई करते हैं तो और आपको परमानेंट नेचर की जब वो मिल जाती है तो वो बेसिकली आपको गार्जियनशिप होती है कि हाँ भाई अब तो बच्चा इन्हीं के पास रहेगा, तो वो गार्जियनशिप मिलती है आपको. कस्टडी जो टर्म है हम इस्तेमाल करते हैं, बट वो टर्म जो होती है, टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल की जाती है, डैट इज़ गार्जियनशिप. ठीक है, और ये एक मैट्रिमोनियल रेमेडी की तरह है कि जब आप कस्टडी के लिए क्लेम करने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास रहना चाहिए बच्चा, दूसरा कहता है नहीं मेरे पास रहना चाहिए, तो वहाँ पे तब कोर्ट जो है वहाँ पर एक परमानेंट जो गार्जियन है वो अपॉइंट करता है. ठीक है, माइनर एंड गार्जियन को हम डिफ़ाइन करते हैं. भाई माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप का एक्ट है, तो माइनर और गार्जियन को डिफ़ाइन किया जाए तो 18 साल से नीचे का जो बच्चा होता है वो माइनर होता है. गार्जियन इज़ अ पर्सन हु हैज़ राइट एंड अथॉरिटी टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड. जो गार्जियन बच्चे और प्रॉपर्टी को, बच्चा और बच्चे की जो प्रॉपर्टी है उसको टेक केयर करने का अधिकार और उसका होता है, जो अपॉइंट किया जाता है. गार्जियन अपॉइंट इन द सेंस कि जो उसका गार्जियन होता है उसके पास अधिकार होता है उस बच्चे की वेलबींग का, और उसके जो प्रॉपर्टी है, माइनर जो प्रॉपर्टी है, उसको टेक केयर करने का. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4B, यानी कि गार्जियनशिप जो है, गार्जियन का जो मतलब है वो सेक्शन 4B में इसकी डेफिनेशन दी गई है. इसमें क्या कहा गया है, अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ ए पर्सन ऑफ माइनर और हिज प्रॉपर्टी और बोथ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी इंक्लूड्स अ नेचुरल गार्जियन. कौन कौन क्या क्या होंगे वो मैं आपको अभी डिस्कस करूंगी. अ गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ द फादर और द मदर, the guardian appointed by the guardian appointed or declared by the court, a person empowered to act as such by और अंडर एनी इनैक्टमेंट रिलेटिंग टू कोर्ट ऑफ वार्ड्स, यानी कि जो आपका कोर्ट ऑफ वार्ड्स है उसने जो भी पर्सन को अपॉइंट किया है किसी भी चीज़ के लिए, एम्पावर किया है या उसके पास अधिकार दिया गया है, तो वो पर्सन जो है वह एज अ गार्जियन, जो गार्जियन है वो की कैपेसिटी में काम करेगा. जैसे कुछ टाइम के लिए भी कर देते हैं कि भाई जब तक इसका बच्चे का गार्जियन जो है वो अपॉइंट नहीं किया जाए तब तक आप इसका ध्यान रखेंगे बच्चे का. ठीक है, इस तरीके से भी. टाइप्स ऑफ गार्जियन जो होते हैं, टाइप्स ऑफ गार्जियन में हम 4 तरीके के गार्जियंस की बात करेंगे. नेचुरल गार्जियन, टेस्टामेंट्री गार्जियन है, डिफेक्टिव गार्जियन और गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट. पहले में हम बात करते हैं नेचुरल गार्जियन की बात करते हैं. ठीक है, तो जब हम नेचुरल गार्जियन जो होते हैं वो फादर और मदर होते हैं. ठीक है, भाई जो बर्थ पेरेंट्स होते हैं दे आर द नेचुरल गार्जियन. ठीक है, तो ऐसे में जो प्रेफरेबल, जो पहला जो गार्जियन होता है वो फादर होता है, क्योंकि हम मानते हैं हिंदू लॉज में कि हिंदूज़ में भी और एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि जो फादर होता है इज़ अ प्रोटेक्टर ऑफ अ फैमिली. तो जो प्रेफरेंशियल गार्जियन होता है वो फादर होता है. सेकंड नंबर पे आते हैं मदर. जैसे अगर फादर हिंदू रिलीजन को सीज कर चुका है या वो सन्यासी बन गया है तो सेकंड जो होगी वो मदर होगी. और यहाँ पर भी अगर जो गार्जियनशिप की बात करेंगे, क्लेम करने की कोशिश करेंगे, नेचुरल फादर कहेगा कि नहीं मैं, और मदर कहेगा उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो यहाँ पर जो कोर्ट है वो प्रेफरेंस देती है मदर को. अगर बच्चा जो है 5 साल से कम का है तो प्रेफरेंस देती है. ज़रूरी नहीं, इट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, बट प्रेफरेंस जो है वो मदर को दी जाती है. ठीक है, अब बात करते हैं इस तरीके से. देखिए अगर बच्चा लेजिटिमेट है,
ठीक है। लेजिटिमेट है तो वो जो प्रेफरेंशियल होगा वो पहले फादर होगा, दूसरी में मदर होगा, ठीक है। अगर ये मैंने बता दिया 5 साल से कम का है तो मदर। अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो जो पहला प्रेफरेंस गार्जियन होगा वो मदर होगी, सेकंड नंबर पे फादर होगी, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, माइनर मैरिड गर्ल है, भाई अनमैरिड है तब तो फादर और मदर ही हैं। अगर मैरिड हो गई है और वो खुद माइनर है, यानी कि वैसे तो भाई माइनर जो मैरिज है वो वॉइडेबल होती है, ठीक है, माइनर की मैरिज नहीं करा सकते, लेकिन अगर वो मैरिज करा दी भी जाती है तो उसका जो गार्जियन होगा वो हस्बैंड होगा, ठीक है। लेकिन हस्बैंड खुद ही माइनर है तो ऐसे में फादर एंड मदर होंगे उस गर्ल के हस्बैंड के बाद, ठीक है। अगर हस्बैंड खुद ही माइनर है तो गर्ल के, यहाँ पे हस्बैंड के मदर फादर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे गर्ल के मदर फादर जो होंगे ना, फादर जो होंगे प्रेफर्स फादर, और सिर्फ अगर मदर जिंदा है तो मदर होंगी जो कि नेचुरल गार्जियन होंगी उसकी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड, कब नेचुरल गार्जियन नहीं अपॉइंट हो सकता, मतलब मदर या फादर अगर हैं में से, अगर इन दोनों में से नेचुरल गार्जियन कौन नहीं हो सकता, अगर वो हिंदू रिलीजन को सीज कर दें यानी कि कन्वर्ट हो जाएं, और या फिर वो सन्यासी बन जाएं। और मदर फादर में स्टेप फादर और स्टेप मदर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। पावर ऑफ गार्जियन, नेचुरल गार्जियन हर कोई काम करेंगे जो कि बेनिफिट होगा बच्चे के लिए। गार्जियन जो है वो मॉर्गेज नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते, गिफ्ट सेल एक्सचेंज नहीं कर सकते, इमूवेबल प्रॉपर्टी में नेचुरल गार्जियन आप कहें कि मम्मी और फादर जो होते हैं वो तो नेचुरल गार्जियन है, वो नहीं। अगर जैसे जो दादा दादी उनके मदर फादर के जो हैं वो उनके साथ अच्छे टर्म्स नहीं है, लेकिन दादा दादी मरने से पहले उस माइनर के बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी कर जाते, तो ऐसी प्रॉपर्टी को जो है वो मॉर्गेज नहीं कर सकता, चार्ज नहीं कर सकता, गिफ्ट सेल एक्सचेंज कुछ नहीं कर सकता। और अगर करेगा तो वो परमिशन लेगा। परमिशन कब देती है कोर्ट? परमिशन तब देती है कोर्ट जब अगर उसे ये लगता है कि माइनर के बेनिफिशियल के लिए ही ज़रूरी है। हाँ, गार्जियन जो है लीज कर सकता है प्रॉपर्टी को फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। इससे कम कब करेगा? कब करेगा? तब जैसे बच्चा ऑलरेडी 13 साल का, वो सॉरी 16 साल का हो चुका है, 2 साल के बाद वो 18 साल का हो जाएगा, तो सिर्फ वो तब उस कंडीशन में 2 साल के लिए ही प्रॉपर्टी को लीज कर सकता है, ठीक है। इफ़ द गार्जियन डज नॉट फॉलो द रूल एंड डिस्पोजेस द इमूवेबल प्रॉपर्टी, कुछ भी अगर उस प्रॉपर्टी का करता है तो वो माइनर के ऑप्शन पे वॉइडेबल होगा, यानी कि जैसे ही माइनर जो है वो मेजर होगा वो डिसाइड करेगा कि वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को जो उन्होंने सेल कर दी है या मॉर्गेज कर दी है उसको उसमें रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता, उससे उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को उस तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है या नहीं बढ़ाना चाहता, ठीक है। नो कोर्ट शैल ग्रांट द परमिशन, अगर वो इंटरेस्ट में नहीं है, और तभी मैंने आपको बताया ना कभी तभी आप लीज कर सकते हैं प्रॉपर्टी को अगर कोर्ट को ये लगेगा कि वो बच्चे के इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है, आपके इंटरेस्ट के लिए, बच्चे के इंटरेस्ट के लिए। टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन होते हैं? देखिए, टेस्टामेंट्री गार्जियन में आपको मैं ये तीनों पॉइंट्स इस तरीके से समझाती हूँ। टेस्टामेंट्री जब होते हैं जब विल के थ्रू जो पर्सन है वो किसी पर्सन को गार्जियन अपॉइंट करके जाते हैं। देखिए, इस सेक्शन 9 में क्या कहा गया है? सेक्शन 9 में ये कहता है कि अगर फादर, पहला क्या होता है? फादर होता है, दूसरा क्या है? मदर है, ठीक है। तो अगर फादर अपनी विल में सी पर्सन को अपनी विल में गार्जियन अपॉइंट करके करता है, लेकिन वो मदर से पहले ही मर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जब वो मदर से पहले मर जाता है और उसकी विल में सी पर्सन जो है वो गार्जियन है, तो यहाँ पर विल में गार्जियन नियुक्त होते हुए भी जो गार्जियन फादर के बाद होगी वो मदर ही होगी। अगर मदर विल करके जाती है और डी पर्सन को गार्जियन अपॉइंट करके जाती है तो जो मदर के मरने के बाद जो गार्जियन होगा वो डी पर्सन होगा। अगर वो कोई विल नहीं करके जाती तो जो फादर ने जो विल कर रखी थी उसी के अकॉर्डिंगली, जैसे सी पर्सन को चाइल्ड का गार्जियन बनाया था तो वो सी पर्सन मदर के मरने के बाद होगा। यानी कि देखिए, ऐसे समझिए, थोड़ा कन्फ्यूजिंग ना हो जाए, फादर ने अगर विल कर रखी है और उसमें सी पर्सन को गार्जियन अपॉइंट किया है, ये गार्जियन
अपॉइंट तभी हो सकता है अगर मदर भी जिंदा नहीं है। तो अगर मदर जिंदा है और विल में सी पर्सन को अपॉइंट कर रखा है मदर होते हुए, अगर मदर जिंदा है तो उसके फादर के बाद गार्जियन जो होगी ऑटोमेटिकली मदर ही होगी, चाहे फादर ने अपनी विल में सी पर्सन को गार्जियन अपॉइंट किया है। अब मदर भी मर जाती है, अगर मदर ने अपनी खुद की विल कर रखी है और वो मदर ने खुद की विल कर रखी है और वो डी पर्सन को अपॉइंट करके जाती है तो वो डी गार्जियन होगा। लेकिन उसने कोई विल ही नहीं कर रखी और ऐसे ही बिना विल के मर जाती है, तो ऐसे में जो फादर ने अपॉइंट किया था ना गार्जियन, वो मदर के मरने के बाद वो गार्जियन अपॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर फादर है, फादर ने अपनी विल में सी पर्सन को अपॉइंट कर रखा है, वो सी पर्सन तभी बच्चे का गार्जियन अपॉइंट होगा जब मदर भी मर जाएगी। ठीक है, अगर मदर जिंदा है तो सी उसका गार्जियन नहीं होगा, फादर के मरने के बाद सीधे मदर होगी। मदर अगर मर जाती है, अगर वो विल में डी पर्सन को, किसी और पर्सन को, मतलब जो फादर ने करा था उससे भी अलग किसी पर्सन को गार्जियन अपॉइंट करके जाती है, तो वो जो अलग पर्सन को अपॉइंट करा था ना, जैसे यहाँ पे डी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डी जो होगा वो गार्जियन होगा। अगर वो विल में कुछ भी नहीं मेंशन करके जाती गार्जियनशिप के बारे में, तो जो फादर ने जो विल में गार्जियन अपॉइंट कर रखा है वो गार्जियन होगा। ठीक है, तो आपका सेक्शन 9 ये कहता है। उसके बाद मदर जो होगी, अगर इलेजिटिमेट है, क्योंकि पहली प्रेफरेंस जो है वो मदर ही है, तो यहाँ पर मदर के बाद जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है उसका जो गार्जियन होगा विल के थ्रू, वो होगा जो मदर अपॉइंट करके जाएगी। द गार्जियन सो अपॉइंटेड बाय विल हैज़ द राइट टू एक्ट एज द माइनर गार्जियन आफ्टर द डेथ। और वो सारी तरीके से, जैसे नेचुरल गार्जियन जो क्या कहते हैं डिसीजंस लेते हैं बच्चे के वेलबींग के लिए या उसकी प्रॉपर्टी के लिए, तो वहाँ पर वही उसी तरीके के डिसीजंस, जो राइट्स जो हैं, अथॉरिटी जो है जो नेचुरल गार्जियन को मिलती है, जब अपॉइंट हो जाता है विल के थ्रू, तो उनको वही राइट्स और अथॉरिटी मिलती है जो नेचुरल गार्जियन की होती है। हाँ, जो आपका जो चाहे नेचुरल गार्जियन हो चाहे विल के थ्रू अपॉइंटेड हो, उनकी गार्जियनशिप कब ख़त्म हो जाती है, जब माइनर गर्ल की शादी हो जाती है, तो उसी समय पर जो है माइनर गर्ल की जो गार्जियनशिप है, चाहे आप नेचुरल गार्जियन है चाहे आप विल के थ्रू गार्जियन है, वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। क्योंकि शादी के बाद चाहे माइनर हो, माइनर का जो गार्जियन होगा वो हस्बैंड होगा। हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया जब नेचुरल गार्जियन वाले कॉन्सेप्ट में कि अगर हस्बैंड जो खुद है वो खुद ही माइनर होगा, तो भाई फादर मदर जो होंगे वो गार्जियन होंगे। ठीक है, और अगर उसमें भी फादर मदर नहीं है, फादर मदर ने किसी ने विल के थ्रू अपॉइंट कर रखा है, तो वहाँ पर वो पर्सन जो होगा वो गार्जियन होगा। ठीक है, चाहे उसकी शादी हो चुकी हो। ठीक, डी फैक्टो गार्जियन को है जो है, इसमें क्या होता है, ना ये नेचुरल गार्जियन है ना ये कोर्ट विल के थ्रू है, लेकिन ये बच्चे की फादर मदर के मरने के बाद बच्चे की टेक केयर करता है, अपने बच्चे की तरह। जैसे कई बार ऐसे नहीं होता, फादर मदर की डेथ हो जाती है ना, दादा दादी नाना नानी उसको टेक केयर करने लगते हैं। अगर बच्चा अच्छे से रह रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वहाँ पर वो एज अ डी फैक्टो गार्जियन हो जाते हैं, और डी फैक्टो गार्जियन भी एज अ नेचुरल गार्जियन की तरह ही एक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आप प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे नेचुरल गार्जियन को कोर्ट की परमिशन की या टेस्टामेंट्री गार्जियन को कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत होती है बच्चे की प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर ज़रूरत होगी। ठीक है, गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट हैज़ पावर टू अपॉइंट गार्जियंस। कब गार्जियंस अपॉइंट किए जाते हैं, जब क्या कहते हैं, कोई भी पर्सन ना अभी तक किसी ने अपनी स्वेच्छा से कोई आगे नहीं बढ़ा है, या फिर मदर फादर की डेथ हो चुकी है, उनकी विल भी नहीं है, कोई और अपने आप से उसकी टेक केयर भी नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर अगर ये बात पहुँचती है तो कोर्ट जो है अपॉइंट कर सकती है। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपॉइंट एनी पर्सन एज अ गार्जियन व्हेनेवर इट इज़ फाइंड नेसेसरी फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, और यहाँ पर एक पर्सन को क्या कहते हैं जो है गार्जियन हो सकता है, और मतलब माइनर का गार्जियन हो सकता है, और अलग प्रॉपर्टी का गार्जियन भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी अगर जैसे सपोज़ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में सपोज़ मान के चलिए ये 3 प्रॉपर्टी हैं जो माइनर के नाम पर हैं,
3 प्रॉपर्टी माइनर की हैं, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी तो इसके एग्जैक्टली नाम पर है, ये जो 2 प्रॉपर्टी है ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर या तो कोर्ट क्या करेगा, जो जॉइंट फैमिली पर्सन जो हेड है उसको अपॉइंट कर देगा कि भाई तुम बच्चा और प्रॉपर्टी दोनों का, लेकिन अगर ये लगता है कि भाई नहीं ये पर्सन कहीं ऐसा ना हो कि बेन फॉर द अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए विद द डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट्स ना, जो भी कोर्ट, भाई ऐसा नहीं है कि कोर्ट एकदम से सारे एविडेंसेस को डिस्कस करके ही वो पहुंचता है सारे प्रोज एंड कॉन्स देखते हुए। अगर वो लगता है कि नहीं ये जो माइनर को एक अलग गार्जियन की ज़रूरत है, तो माइनर के लिए वो अलग गार्जियन अपॉइंट कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी के लिए अलग कर सकता है, ठीक है। While appointing guardian, the court shall take into consideration various factors, age of the child, gender, personal law of the child, but the main motive is for the welfare। यानी कि अगर कोई बच्चा है जो कि जिसके गार्जियनशिप के बारे में कोर्ट जा रहा है, तो पहले ये देखते हैं कि वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है। जब वो रिलीजन की बात करते हैं तो अगर उनके रिलीजन में एक पर्टिकुलर कोडिफाइड लॉ दे रखा है तो वो लॉ जो है वो अप्लाई किया जाता है। और अगर कहीं पे ये नहीं पता कि ये कहाँ इस पे कौन सा अप्लाई होगा, तो वहाँ पर जो एक सेकुलर लॉ हमारे पास जो गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट है वो अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। आप रिमूवल ऑफ अ गार्जियन कोर्ट, सेक्शन 13 क्या कहता है? सेक्शन 13 कहता है इस एक्ट के थ्रू अबाउट द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड हैंस गिव्स द राइट टू कोर्ट टू टर्मिनेट द गार्जियनशिप ऑफ एनी पर्सन इफ द अपॉइंटमेंट इज नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। गार्जियनशिप कैन बी एक्टेड इन एंडेड इन अ सिचुएशन वेयर व्हेन ईदर द गार्जियन हैज विटनेस सम फिजिबल अनफोर्सिबल सर्कमस्टांस और द कोर्ट फील्स द गार्जियनशिप वाज नॉट इन द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। देखिए इसमें ऐसे केसेस भी इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे फादर के बाद मदर जो है गार्जियन होती है, ठीक है। लेकिन ये पिटीशन ऐसे पहुंचती है कि मदर जो होती है वो क्या कहते हैं बच्चे से गलत काम कराती है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई नेचुरल गार्जियन के होते हुए भी वो बच्चे से गलत काम कराती है, तो वहाँ पर उसकी नेचुरल गार्जियनशिप को भी ख़त्म कर सकती है कोर्ट, ठीक है। तो या फिर जैसे क्या कहते हैं मदर नहीं है या फादर जा चुके हैं, मदर है या मदर नहीं है फादर है, तो वहाँ पे तो जो फादर है क्या कहते हैं अगर उसको ये लगता है कि वो बीमार हो चुका है, ठीक है, और अब वो उसका नहीं पता, वो कभी भी जा सकता है, तो ऐसे में जो है कोर्ट जो है क्या कर सकता है, फादर जो है अपनी विल के थ्रू भी कर सकता है, या फिर जो क्या कहते हैं कोर्ट भी जा सकता है फादर कि भाई मैं इसके टेक केयर नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऐसी उसमें सिचुएशन में हूँ। तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि फादर के होते हुए भी, नेचुरल गार्जियन के होते हुए भी कोर्ट जो है उनकी गार्जियनशिप खत्म करते हुए एक नए गार्जियन को अपॉइंट कर सकता है। समझ में आ रहा है? उसके अलावा ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल ऑफ व्हेन ही यूज्ड द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर फॉर हिज पर्सनल, जो गार्जियन अपॉइंट करा गया है उसको रिमूव कब कर सकते हैं? अगर उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए करा है, जो गार्जियन है वो खुद ही सन्यासी हो गया है या हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट हो चुका है, द कोर्ट कैन रिमूव हिम इफ इट फाइंड्स दैट इट इज़ नॉट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गार्जियनशिप में आपने क्या देखा? गार्जियनशिप में आपने ये देखा कि 4 तरीके के गार्जियन होते हैं। एक तो नेचुरल गार्जियन है, टेस्टामेंट्री है, डिफैक्टो है, और आपका कोर्ट से अपॉइंटेड गार्जियन है। नेचुरल गार्जियन में कौन है? फादर और मदर है। इलेजिटिमेट है तो मदर पहली गार्जियन होगी, लेजिटिमेट है तो फादर पहली गार्जियन होगी, प्रेफरेंशियल गार्जियन जो होती है, ठीक है। अगर माइनर मैरिड गर्ल है तो अगर हस्बैंड मेजर है तो हस्बैंड जो है वो फादर शादी होते ही माइनर का जो है गार्जियन होता है। अगर हस्बैंड खुद ही माइनर है तो यहाँ पर लड़की के फादर, उसके बाद उसके अगर फादर नहीं है तो उसकी मदर जो होगी वो गार्जियन होगी, ठीक है। उसके बाद आपके टेस्टामेंट्री गार्जियन होते हैं जो विल के थ्रू अपॉइंटेड होते हैं। अगर मदर जिंदा है, फादर ने अपनी विल कर रखी थी, उन्हें नहीं पता था भी मैं जिंदा रहूँगा नहीं रहूँगा, लेकिन क्या कहते हैं मदर के मरने से पहले ही फादर चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर फादर ने विल के थ्रू, मदर जिंदा है और फादर ने विल के थ्रू कोई पर्सन अपॉइंट भी कर रखा है, तब भी टेस्टामेंट विल में होते हुए भी फादर के मरने के बाद मदर ही नेचुरल गार्जियन होगी, मदर ही गार्जियन अपॉइंट होगी। और मदर के मरने के बाद अगर मदर ने अपनी विल में एक अलग पर्सन को अपॉइंट कर रखा है तो वो अलग पर्सन गार्जियन होगा, और उन्होंने अपनी विल में कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा तो जो फादर ने अपनी विल में मेंशन कर रखा था जिस पर्सन को, वो गार्जियन हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद आपका डिफैक्टो गार्जियन, जो मदर फादर के होने के बाद, मदर फादर की डेथ के बाद वो नेचुरली टेक केयर करने लगते हैं, तो बाय द डिफैक्टो मतलब बाय द फैक्ट आप टेक केयर करने लगते हैं, उसका ध्यान रखने लगते हैं, तो वो डिफैक्टो गार्जियन कहलाते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, कोर्ट के थ्रू भी अपॉइंट होता है गार्जियन, जहाँ पे भाई पेरेंट्स नहीं हैं और या फिर और जो लोग हैं वो क्या कहते हैं नहीं है। और ऐसे केसेस में भी होता है जहाँ पर जैसे फादर ने विल में सी पर्सन को अपॉइंट कर रखा है एज अ गार्जियन, ठीक है। अब जब फादर की डेथ हो जाती है, मदर भी नहीं है, फादर की डेथ हो जाती है, कोई उसका नेचुरल गार्जियन और तो है नहीं, तो यहाँ पर अगर सी पर्सन को अपॉइंट कर रखा है और सी गार्जियनशिप नहीं लेना चाहता, मना कर देता है कि भाई मैं इसकी टेक केयर नहीं कर सकता विद ड्यू टू एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस, ठीक है, वो नहीं लेना चाहता, तो ऐसे में वो कोर्ट में पिटिशन डाल सकता है कि मैं इसके गार्जियनशिप नहीं लेना चाहता, कोर्ट डिसाइड करे कि इसके गार्जियनशिप किसको देनी है, ठीक है। तो वहाँ पर भी कोर्ट करता है। देखिए फादर ने विल में ही तो लिख दिया है, अब वो पर्सन हो सकता है जब विल बनाई हो उस टाइम पर तब वो उसके अंदर कैपेसिटी हो उस बच्चे की टेक केयर करने की, जब फादर मरे हो उस टाइम पे उसकी कैपेसिटी नहीं हो, वो नहीं ध्यान रख सकता, उसको लगता है कि भाई मेरे पास इतने मीन्स नहीं है कि भाई मैं उस बच्चे की टेक केयर कर सकूँ, तो वहाँ पर ऐसे केसेस में भी जो कोर्ट है वो डिसाइड कर देती है, ठीक है। क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए कोर्ट को, जो गार्जियन है उसको हर वो डिसीजन लेने हैं जो बच्चे के वेलफेयर के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को आप सीज नहीं कर सकते, मॉर्गेज नहीं कर सकते, उसके ऊपर किसी भी तरीके के डिसीजन नहीं, मतलब उसको सेल वगैरह नहीं कर सकते, मॉर्गेज नहीं ले सकते, नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं, लीज पर दे सकते हैं आप उसको, कब कर सकते हैं, जब आपका विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट आपको कर सकते हैं, कब, जब कोर्ट को ये लगेगा कि वो वेलफेयर के लिए ज़रूरी है। आप लीज़ जो कर सकते हैं प्रॉपर्टी को 5 साल तक के लिए कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर को नहीं कर सकते। आप दोबारा उसको रीलीज़ कर सकते हैं, दोबारा से उसको लीज़ पर डाल सकते हैं, लेकिन एक जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बने वो 5 साल से ज़्यादा का नहीं बन सकता। 5 साल से कम का तब बनेगा जब आपको ये लगेगा कि अरे 16 साल का बच्चा है, 18 साल होने में बस 2 साल है, तो सिर्फ आप 2 साल के लिए ही उसे लीज़ पे कर सकते हैं। उसके बाद जो बच्चा है वो खुद अपने आप टेक केयर करेगा कि उसे उस प्रॉपर्टी का क्या करना है, क्योंकि मेजर हो जाता है तो इट इज़ कंसिडर्ड दैट द पर्सन नोज व्हाट द राइट और रॉन्ग एंड नोज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट्स, ठीक है। तो ये आपका गार्जियनशिप का कॉन्सेप्ट है। मेजॉरिटी टाइम्स, रेयरली ऐसा होता है कि गार्जियनशिप पे कोई क्वेश्चन आए, वरना आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप टाइप्स ऑफ गार्जियंस को अप्लाई करेंगे, मेंशन करेंगे, साथ के साथ उनकी पावर्स जो होंगी। देखिए पावर्स और पावर्स जो होंगी नेचुरल गार्जियन की, जो मैंने आपको डिस्कस करी हैं, यही सारी पावर्स गार्जियन होने के बाद, चाहे वो टेस्टामेंटरी गार्जियन हो, डिफैक्टो गार्जियन हो, जो पावर्स होती हैं वो सेम ही रहेंगी, ठीक है। चाहे 3 और तरीके के गार्जियंस हो, चाहे अपॉइंटेड हो, टेस्टामेंटरी हो, डिफैक्टो गार्जियन हो या नेचुरल गार्जियन हो, सबके पावर्स जो होंगे वो ये सेम ही रहेंगी, ठीक है, उनमें चेंजेस नहीं आएगा। क्योंकि जब आप गार्जियनशिप अपॉइंट करते हैं, वो जो गार्जियन होगा, चाहे वो नेचुरल गार्जियन है, डिफैक्टो कुछ भी, जो वो गार्जियन कहलाएगा, तो वो हर तरीके से वही उसी तरीके से उस बच्चे को रखेगा जैसे उसके रियल पेरेंट्स रखते हैं, ठीक है। तो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कंसिडर किया जाता है वाइल ग्रांटिंग द गार्जियनशिप, तो कोर्ट जो है ये इसी चीज़ को कंसिडर करती है। तो ये है आपका गार्जियनशिप का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।